दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दिल्ली का विज्ञान भवन कोई आज का भवन नहीं है। 1956 में इस भवन को बनाया गया था और यह सोचकर बनाया गया था कि दरअसल इस भवन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, सेरेमनीज सब कुछ यहां पर होंगे और हुए भी। 1983 में तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब बैठक यहां पर चल रही थी, उस वक्त फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात आए थे। उन्होंने इस इमारत को देखा तो उन्होंने बोला शानदार स्थापत्य कला है, यहां पर हिंदू और मुगलिया स्थापत्य कला का मिश्रण है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी यहां पर नजर आता है। सार्क की भी कई बैठकें यहां पर हुई हैं और जितनी भी बैठकों को याद कीजिएगा इस विज्ञान भवन के भीतर में, तो आपको इस विज्ञान भवन की सफलता के साथ इसकी खूबसूरती चार चांद लगा देगी। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि बीते एक महीने के भीतर में 4 बैठकें यहां पर किसानों के साथ लगातार सरकार के मंत्री कर रहे हैं और बार बार या कहें हर बार सरकार के पास कहने को कुछ भी नहीं होता है। तो क्या विज्ञान भवन की चमक के आगे यह सरकार धूमिल पड़ गई है, या इस देश की जमीन से निकला हुआ किसान जब विज्ञान भवन में पहुंचता है तो सरकार के हौसले पस्त हो जाते हैं? है क्या? क्योंकि आज भी बैठक में 3 मंत्री मौजूद थे, 27 नौकरशाह मौजूद थे, 275 से ज्यादा पुलिसकर्मी विज्ञान भवन और उस रूट में लगा दिए गए थे जहां से किसानों की आवाजाही और मंत्रियों की आवाजाही होगी। कुल मिलाके विज्ञान भवन में जो 4 घंटे तक किसानों की बैठक ना कहें, आज किसान जो भीतर में थे उस वक्त 700 लोग विज्ञान भवन के भीतर थे, अंदर बाहर थे, जो सिर्फ विज्ञान भवन की इस बैठक के लिए ही उनकी मौजूदगी थी। कभी पूछिएगा खर्च कितना आया है? विज्ञान भवन में तकरीबन 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, अलग अलग कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं। इस पे जो खर्चा आता है वह शायद टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर या फिर सिंधु बॉर्डर पर जो खर्च प्रतिदिन का होता है ना, उससे भी ज्यादा खर्चा 1 घंटे का यहां पर हो जाता है। इतनी सुविधाओं से यह लैस है और यह पैसा इस देश का है, इस देश के टैक्स पेयर का है, इस देश के किसान का पैसा है, जिससे यह विज्ञान भवन भी चलता है। और जो अंदर बाहर पुलिसकर्मी बैठे थे, जो नौकरशाह सरकार के पेरोल पे काम करने लगे हैं, और जिस तरीके से मंत्री भी अब किससे पूछने जाएंगे। 3-3 मंत्री बैठे हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट के लगभग 1-1 दर्जन नौकरशाह बैठे हुए हैं और रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसके मतलब शायद कई सवालों के साथ शुरू होते हैं। इन सवालों के बीच में बड़ा सवाल यही है कि सरकार को किससे पूछना है कि एमएसपी को लेकर आप निर्णय लीजिए। सरकार को किससे जानकारी हासिल करनी है कि जो 3 कानून बन गए हैं उसको वापस या स्थगित क्यों नहीं किया जा सकता है? सरकार के पास समाधान का रास्ता आता क्यों नहीं है? सरकार के सामने मुश्किल क्या है? सरकार की बातचीत लगातार जारी रखने के पीछे की मंशा क्या है? सरकार क्या अपनी गलती मान चुकी है जो उसने बिना संवाद के खेती से जुड़े कानूनों को संसद के ठप्पे लगाकर आगे राष्ट्रपति के सामने बढ़ा दिया और राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए? और इस देश के भीतर में तमाम जगहों से धीरे धीरे हर जगह का संकट उभर रहा है। किसान धीरे धीरे समझ रहा है कि उसके सामने क्या मुश्किल है। तो फिर सरकार क्यों लगातार बातचीत दर बातचीत का जिक्र कर रही है? सरकार पीछे हटना इसलिए नहीं चाहती है, वो जानती है इस देश के भीतर में 6.5 लाख गांव बसते हैं। इन गांव में रहने वालों की तादाद तकरीबन 60 करोड़ से ज्यादा की है। जो पूरा का पूरा वोट बैंक होता है जिससे चुनाव जीते जाते हैं, वह भी इन्हीं गांवों में बसता है। उसको कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर तो बांटा जा सकता है। जब सवाल किसानों की द्वारा पैदा की जाने वाली उपज की कीमत का आ गया, मजदूर की मजदूरी का आ गया, तो फिर सरकार के पास कोई जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार ने इस दिशा में कभी काम किया ही नहीं है। 1991 के बाद से इस देश में जो मार्केट इकोनॉमी लाई गई, उस मार्केट इकोनॉमी के रास्ते ही हर सरकार चलती चली आई है और मौजूदा वक्त में मोदी सरकार भी इससे इतर नहीं है। दुनिया के तमाम देशों ने मार्केट इकोनॉमी अपनाई है, दुनिया के तमाम देशों में एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुआ है, लेकिन भारत में एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम पर किस तरीके से पूंजीपतियों को मुनाफा
थमाया जाता है, या कहें कॉरपोरेट वेलफेयर की सोच पॉलिसी के तहत कैसे काम करती है, यह सब कुछ हम लगातार आपको बताते आए हैं। लेकिन हमें लगता है कि आज कुछ ऐसे सवालों को उठाने की जरूरत है जब सरकार डेवलपमेंट कहती है, जब सरकार वेलफेयर स्कीम कहती है, जब सरकार अपने तौर पर इस बात का जिक्र करती है कि हम तो रिफॉर्म ला रहे हैं और दुनिया की दौड़ में भारत को आगे दर आगे ले जाना चाहते हैं। यह कैसी दौड़ है और किसकी दौड़ है? यकीन जानिए, यह पैसे वालों की दौड़ है। क्योंकि एमएसपी का सवाल जैसे ही आता है, सरकार अपनी आंखों पर पट्टी क्यों लगा लेती है? क्योंकि आज जो बैठक हुई, किसान इतने दिनों में समझ भी चुका है, बच्चा बच्चा इस देश का जान चुका है कि दरअसल सरकार के कानून किसानों के लिए नहीं है। किसी भी देश के भीतर में आज की तारीख में, चाहे वह सीमा पर मौजूद किसान के परिवारों से जुड़े हुए बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हो, जो भी बात निकल कर आती है, हर कोई जानता है कि सरकार झूठ कह रही है। यह किसानों के लिए कानून है ही नहीं। और जो एमएसपी का सवाल है, उस एमएसपी पर आंखें बंद हो जाती हैं, कान में रुई इसलिए ठूस दी जाती है क्योंकि हमें लगता है आज एक सच आप और जानिए। भारत दुनिया के बाजार में जो गेहूं और चावल एक्सपोर्ट करता है, भारत के भीतर में जो एमएसपी की कीमत है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, उससे ज्यादा कीमत में एक्सपोर्ट करने पर भारत सरकार को फायदा होता है या उन कंपनियों को फायदा होता है। आप कहेंगे कितना फायदा होता है? भारत दुनिया के चावल के टॉप एक्सपोर्टर में आता है। एक्सपोर्ट यानी भारत जो माल बाहर भेजता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चावल का भारत ही करता है। भारत जितनी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करता है, उसकी संख्या है 19.1 बिलियन मीट्रिक टन 19.13 बिलियन मीट्रिक टन यह भारत एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला देश चावल में ईरान है। लेकिन यहां पर यह सवाल नहीं है। सवाल यह है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको क्या कीमत मिलती है? भारत के बाजार में एमएसपी जो है 1868 रुपए है प्रति क्विंटल। दुनिया के बाजार में क्विंटल के हिसाब से नहीं, टन के हिसाब से होता है। टन का मतलब यह हुआ कि लगभग 10 क्विंटल एक टन में आते हैं, यानी लगभग 1000 केजी एक टन का होता है और 100 केजी का एक क्विंटल होता है। तो एक क्विंटल को 1868 रुपए सरकार देती है, जो अब देने की स्थिति में नहीं आ रही है। दुनिया के बाजार में प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर जोड़िएगा तो यह लगभग 2500 रुपए से ज्यादा का आता है। यानी ध्यान दीजिए, सीधे 700 रुपए का अंतर पहले राउंड में ही आपके जहन में आ गया। अगर आप इसको टन के हिसाब से देखेंगे तो भारत प्रति टन चावल 18,680 रुपए में भारत के भीतर में एमएसपी प्राइस मिलता है, लेकिन दुनिया के बाजार में यह लगभग 25,068 रुपए के तौर पर यह प्रति टन देता है। तो यह कितना लाभ कैसे हो रहा है एक्सपोर्ट करने वाले को? यह एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों की लंबी फहरिस्त है। उसमें जो कि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां हैं, उसमें लगभग 13 कंपनियां ऐसी हैं जो चावल एक्सपोर्ट करती हैं और मुनाफा इतना कमाती हैं कि शेयर बाजार में भी लिस्टेड हो जाती है। लेकिन किसान को कोई नहीं पूछता है। और जिस विज्ञान भवन का हम आपसे जिक्र कर रहे थे ना, उस विज्ञान भवन को संभालने का दायित्व भोजन पानी के लिए इस देश के सबसे शानदार अशोका ग्रुप होटल का है। 5 सितारा होटल से खाना आता है। किसान अभी भी लंगर से ही खाना बुलाता है। और जब हमने आपसे जिक्र किया 2 बजे बैठक शुरू हुई, 6 बजे खत्म हुई, तो उसके भीतर का सच यह है कि बैठक 2 बजे किसान अंदर गए, 2:30 पर यह बैठक शुरू होती है। 1 घंटे के बाद ही लगभग 3:35 पर लंच का ऐलान हो जाता है और उसी वक्त बातचीत लगभग खत्म हो जाती है। यानी सिर्फ 1 घंटे के भीतर ही किसानों ने मान लिया सरकार की मंशा मानने वाली नहीं है, क्योंकि 3:35 से लेकर 5:25 तक किसान लंच में ही मशगूल रहते हैं, आपस की गुफ्तगू में ही रहते हैं। और इस बार मंत्री लंगर के साथ नहीं थे, वो कह रहे थे कि खाना आया है आपके लिए, हमने मंगाया है। वो जाहिर है खाना अशोका होटल से आया होगा, बड़ा शानदार होटल है, 5 सितारा होटल है। किसानों ने इनकार कर दिया। यह जो खर्चा होता है, यह खर्चा किसानों के नाम पर और बैठकों के नाम पर। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के
जयंती के मौके पर देश भर के हिस्सों में तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स गए थे, हर जगह सभा कर रहे थे। मन की बात प्रधानमंत्री कहते, कितना खर्च आया उस खर्चे का भी हमने जिक्र किया है। यानी इस देश में किसानों को देने के लिए नहीं है तो फिर जिसे देने के लिए है वो कौन लोग हैं? क्या उनसे इजाजत चाहिए या भारत की इकोनॉमी ही उस पर जाकर टिक गई है? अब यह भी समझना होगा। लेकिन इससे पहले आइए, दुनिया के 103 देश जो चावल उपजाते हैं उसमें भारत का नंबर, अपने देश के भीतर में चावल की खरीद जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिसको डॉलर के प्रति मापा जाता है, भारत का नंबर नीचे से चौथा। सोचिए, भारत में चावल सबसे सस्ता मिलता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तुलना करें तो 52 रुपए 58 पैसे खुले बाजार में चावल है, यानी 0.72 डॉलर। भारत के नीचे 3 देश और हैं, उसमें एक नेपाल है, एक बांग्लादेश है, एक श्रीलंका है। सबसे सस्ता श्रीलंका में चावल है अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के हिसाब से 43 रुपए 81 पैसे, बांग्लादेश और नेपाल में 49 रुपए 66 पैसे और भारत में 52 रुपया 58 पैसा। अब यहां से निकलिए कि जिस कानून के जरिए सरकार जिक्र कर रही है कि हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म कर रहे हैं, तो दुनिया के तमाम देशों ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने किसानों को वो कीमत दी है और इसीलिए वहां पर अनाज भी महंगा हो जाता है कंज्यूमर के सामने और वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी हो जाती है और उस देश का सोशल इंडेक्स भी ऊपर आ जाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय अगर जापान की भारत की तुलना में कई गुना ज्यादा है तो उसका एक सच वहां के एग्रीकल्चरिस्ट को, जो किसान है, उनको मिलने वाली कीमत भी है, क्योंकि दुनिया में सबसे महंगा चावल जो है वह जापान में ही है, 361 रुपए 47 पैसे प्रति केजी। लेकिन वहां के किसानों की प्रति आय जो है वो 10,000 रुपए से ज्यादा है, जो कि भारत के भीतर में जब उसको आप महीने में कन्वर्ट करते चले जाते हैं तो उसकी स्थिति कितनी बनती है? सोचिए, 3,000 4,000? जी नहीं, स्थिति और नाजुक है। खुद माना गया है कि इस देश के भीतर में 17 राज्य ऐसे हैं, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि 20,000 रुपए साल की कमाई होते हैं 17 राज्यों में, और जापान जैसे राज्य में प्रति किसान की जो आय है वह आय है लगभग 19,695 रुपए। और इसी तुलना में जब दुनिया के तमाम देशों में आइएगा, जैसे आप साउथ कोरिया में चावल 309 रुपए 62 पैसे प्रति केजी है, लेकिन वहां के किसानों की आय जो है वह प्रति किसान आय जो आप देखना शुरू कीजिएगा, अमेरिका के किसानों की प्रति आय देखना शुरू कीजिएगा, कनाडा में सबसे ज्यादा सिख वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर 214 रुपए 69 पैसे प्रति केजी चावल मिलता है। भारत में हमने आपको जानकारी शुरू में दे दी 52 रुपए। ऑस्ट्रेलिया में 154 रुपए 81 पैसे मिलता है। ये एक लंबी फेरिस्त है। टॉप 5 देश हैं जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यहां पर किसानों की जो प्रति महीने की जो आय है वह एट पार लगभग 15,000 के ऊपर की है प्रति महीने की आय। ये सबसे न्यूनतम की स्थिति बना रहे हैं, जिसमें वहां के मजदूरों को भी हम जोड़ रहे हैं। यह भी थोड़ा जहन में रखना चाहिए। और ये सिर्फ उन किसानों का जिक्र कर रहे हैं जो खेती करते हैं, जिनके पास जमीन है, जो कमाते हैं, वो फिर अलग के हिस्से में आते हैं। लेकिन भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में भी भारत से ज्यादा किसान की स्थिति बेहतर है और भारत से ज्यादा वहां पर चावल की कीमत भी है। दुनिया के बाजार में जब आप प्रति व्यक्ति आय में आएंगे और सिर्फ किसानों को अलग कर देंगे तो भारत सबसे ज्यादा लगभग 18% किसानों को उठाए हुए है। और भारत के भीतर में किसानों की स्थिति दुनिया के 100 देशों में सबसे नीचे की है। हम एमएसपी क्यों नहीं दे पाते हैं? इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम उस अनाज को सस्ते में लेकर, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर को अपने मुनाफे के लिए अपनी इंडस्ट्री को खोलकर बनाना चाहता है, उसको मुनाफा देते हुए उसके जरिए भारत की इकोनॉमी को हम डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो पॉलिटिकल तौर से पार्टियों के पास आता है, सत्ता के पास आता है। और इस देश के भीतर में, इससे पहले क्या आप जानते थे इस देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है?
किसानों का आंदोलन ना होता तो इस देश के बच्चे बच्चे के जुबान पे नरेंद्र तोमर जी का नाम नहीं आता। नहीं कोई जानता है कि वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। क्या आप जानते हैं कि इन 3 मंत्रियों में एक तीसरा मंत्री कौन था? एक तो पीयूष गोयल जी को हर कोई इसलिए जानता है क्योंकि वो रेलवे मंत्री भी रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री से काम नहीं चलता, रेलवे मिनिस्टर रहे हुए हैं तो लोग जान जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो तीसरे मिनिस्टर हैं वो कौन है? आप जवाब दीजिएगा, आज हम बताएंगे नहीं। वो तीसरे मिनिस्टर कौन है सोच के देखिएगा। 3 मंत्री जो बैठक में बैठे हुए थे। अगर यह स्थिति है तब इस देश के भीतर में जो 100 देश चावल और गेहूं उपजाते हैं उनकी तुलना जब हम करना शुरू करते हैं तो एवरेज भारत के भीतर में जो एमएसपी है उससे एवरेज लगभग 450 रुपए से लेकर लगभग 1200 रुपए तक ज्यादा पैसा उन किसानों को मिलता है जो किसान अनाज उपजाते हैं। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब बहुत साफ है कि हमारे यहां अनाज इतना ज्यादा होता है, उस ज्यादा अनाज की उपयोगिता हम उस इंडस्ट्री और कॉरपोरेट के हाथ में ही देना चाहते हैं जो कि इकोनॉमी को लगातार रोल करते हुए आगे ले जाए। सरकार की मुश्किल यह है कि दरअसल उस इकोनॉमी पर अगर रोक लग गई तो इस देश की जो जीडीपी 5 ट्रिलियन का सपना देखा गया, बीते दिनों 3 ट्रिलियन, इस वक्त तो लगभग 2.5 ट्रिलियन पर हम लोग आकर खड़े हो गए, 2.74 ट्रिलियन हो गया है, वो लगातार ना सिर्फ घट जाएगा बल्कि ढह के वाकई भारत की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी अगर किसान इस बात को। इसीलिए किसानों से बातचीत जारी रखनी है और खुद को किसान का बताना है। किसान को बताने के लिए ये जिक्र करते हैं, हम किसान सम्मान निधि देते हैं जो कि हमने आपसे जिक्र किया है। वो प्रतिदिन का 50 रुपया भी नहीं होता है प्रति परिवार। यह स्थिति इस देश के किसान सम्मान निधि की है। दूसरी स्थिति, जो सब्सिडी देते हैं और जिन क्षेत्रों में सब्सिडी देते हैं, चाहे वो बीज पर हो, चाहे वो खाद पर सब्सिडी हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स की जीएसटी पर सब्सिडी हो, या फिर जो सिंचाई व्यवस्था लागू करने के लिए जो सरकार कहती है हमने बजट में इतना पैसा दे दिया, उस पूरे की पूरे हिस्से को अगर आप जोड़ते हैं तो उसकी तुलना में लगभग 1000 गुना प्रॉफिट सीड कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इक्विपमेंट कंपनी सभी कमाती है। तो ये सब्सिडी किसको दी जा रही है? ये तो वेलफेयर है उन कंपनी और कॉरपोरेट्स का। तो इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो मार्केट इकोनॉमी अपनाई गई, वो मार्केट इकोनॉमी किसानों के लिए थी ही नहीं। वो मार्केट इकोनॉमी इस देश के कैपिटलिस्ट पूंजीपति जिनके हाथ में पैसा है, जो कॉरपोरेट चलाते हैं, जो इंडस्ट्री चलाते हैं, जो दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा करते हैं, उनके लिए ये पूरी मार्केट इकोनॉमी थी। तो क्या वक्त आ गया है कि भारत की मार्केट इकोनॉमी की उम्र अब एक ऐसी स्थिति में आ गई है जहां पर इस देश के किसानों को देने के लिए ना केंद्र सरकार के पास पैसा है, ना राज्य सरकार के पास पैसा है। 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो अनाज लिया हुआ है हमारे गोडाउन में, उस अनाज को आप खरीदिए तो ले तो जाइए। सरकार उसको भी खरीदने में लगभग 48 घंटे का वक्त लगाया, वह भी पूरा अनाज नहीं ले पाई। 47 मीट्रिक टन ही ले पाई, जो कि लगभग 60+ मीट्रिक टन लेना था, वो नहीं ले पाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राज्य सरकारों की स्थिति भी नाजुक है, वो सीधे किसान से खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। केंद्र सरकार की स्थिति नाजुक है कि वो राज्यों को पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं है, और सभी कर्ज में अगर डूबे हुए हैं तो फिर इस देश की इकोनॉमी को संभालेगा कौन? इस देश में कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए जो पैसा चाहिए और उसका जो प्रोडक्ट बनता है, उसके जो खरीद के लिए कंज्यूमर के पास पैसा चाहिए, वह 2020 में हम लोग किस दिवालिया स्थिति में आए हैं, यह कोई छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि हर चीज नेगेटिव में चली गई, कंज्यूमर तक के पास पैसा नहीं। तो किसी भी तरीके से कॉर्पोरेट को जिंदा रखने के लिए उनके टैक्स में कमी की गई। लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए सरकार ने टैक्स में माफ किए थे। उसका मतलब क्या है? किसानों की तरफ आपने क्यों नहीं देखा? जबकि किसान के ही प्रोडक्ट हैं जो दुनिया के बाजार में जा रहे हैं। किसान के ही प्रोडक्ट से इस देश और दुनिया के भीतर में भारतीय माल को सप्लाई किया जा रहा है। वो कोई भी क्षेत्र हो, वो डेयरी का क्षेत्र भी हो सकता है, वो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी भी हो सकती है, वो ब्रिटेनिया हो, नेस्ले हो, जो नाम आपको लेना है लेते चले जाइए। लेकिन देखिए इन सब परिस्थितियों के बीच में स्थिति नाजुक कैसे होती चली जा रही है। पहली बार इस देश में जो सबसे टॉप मोस्ट रिलायंस है, उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया, हम लोग भविष्य में कभी भी एग्रीकल्चर की स्थिति में नहीं आएंगे, ना कोई जमीन खरीदेंगे, ना
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, ये कहना पड़ा। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि इस देश का किसान जब एकजुट हुआ हो और पंजाब और हरियाणा में जो जियो के जो टावर्स हैं उन पे जब अटैक शुरू हो गया, तो आज उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, राज्य सरकार से गुहार लगाई और कहा कि हमें बचाइए। इसका मतलब है कि इस देश की जनता, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जनता के लिए बना था। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या जनता के लिए करनी थी। इस देश की सरकार को जनता ने चुना था और जनता के हित को ही साधते हुए सरकारों को काम करना था। लेकिन सरकार धीरे धीरे आंखों पर पट्टी बांधकर ऐसी दिशा में बढ़ गई कि संसद के भीतर भी जब वो कृषि कानून पास करा रही थी, उस वक्त भी वोटिंग से पहले उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह डिस्कशन करे या वोटिंग कराने के दौर में वह किसी भी स्थिति को ऐसी लेके आए जहां वोटिंग हर कैंडिडेट की मौजूदगी के साथ हो। उसमें भी उसने मान लिया कि नहीं, सब कुछ हो गया और झटके में वहां पर बैठे हुए डिप्टी स्पीकर ने कह दिया, हो गया भाई, हो गया, सब हो गया। ये कौन सी स्थिति है? इसका मतलब यह है कि ये देश के भीतर में सरकार देश को चलाना नहीं जान रही है क्या? ये सबसे बड़ी स्थिति है। और जब हम आपसे ये बात करते हैं तो हमको लगता है कि बाकी स्थितियों को किसान को इसलिए समझना चाहिए क्योंकि किसान कल भी, जब 8 तारीख को भी अगली बैठक है, उसमें भी जब शरीक होंगे तो उनके जहन में फिर वो सवाल सरकार के आश्वासन का होगा, भरोसा का होगा, लिखित तौर पर दे देते हैं एमएसपी को लेकर, ये बातें आएंगी। काम इससे इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि सरकार अपने फ्रंट पे कितनी फेल है। जहां पर एग्रीकल्चर को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, सरकार अपने तौर पर जब फेल हो जाती है तो वो अपने बचाव के लिए क्या क्या रास्ते अपनाती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो पीएमओ ही हो सकता है। पीएमओ का मतलब प्रधानमंत्री ऑफिस, क्योंकि प्रधानमंत्री ऑफिस ने इस बीच में क्या किया, कहा कि हम लगभग 50 की प्रोजेक्ट जो है इस देश को, उसकी मॉनिटरिंग हम करेंगे। और वो लगभग 26 करोड़ के ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें खास तौर से जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, 4 धाम रोड कनेक्टिविटी है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, या फिर इसके अलावा आइए जेएनपीटी टर्मिनल है मुंबई में जो बनने वाला है, या फिर लगभग 1200 किलोमीटर का जो पारादीप हैदराबाद का जो प्रोडक्ट जो पाइपलाइन बचने वाली है, उसको लेकर सरकार ये पीएमओ क्यों कर रहा है? जो प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं या जिन प्रोजेक्ट्स पर पैसा आने वाला है, पीएमओ उस दिशा में चला गया, उसने 50 प्रोजेक्ट उठा लिए। क्योंकि इस देश के भीतर का सच ये है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले, याद कीजिए, 60 महीने मांगे थे। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो क्या कहते थे? 60 महीने हमें दे दीजिए। और इस देश का मौजूदा सच यह है कि इस देश के भीतर में लगभग 120 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको आने वाले 60 महीनों में भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। यानी आप प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट ऐलान कर रहे हैं और आप पूरा करने की स्थिति में नहीं है। लगभग 162 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 3 से 5 साल का वक्त लगेगा, और यानी वो 2025 से पहले पूरा नहीं हो पाएगा अगर 3 से 5 साल के भीतर में ला रहे हैं। और 120 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो कि 2025 के बाद पूरे होंगे। 134 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें अभी भी लगभग 13 से 24 महीने लगेंगे। 120 प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं जिसमें 12 महीने लगेंगे। आपने तो 60 महीने माने थे, और उस 60 महीने के वक्त में जो भी प्रोजेक्ट्स का आपने ऐलान किया, और बीते 6 महीनों में, 6 महीने का मतलब है कि आप लगभग सितंबर तक की स्थिति लाइए, लेकिन हमारे पास डाटा नवंबर तक की रिपोर्ट का है। ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के जरिए जारी किया गया है कि इस देश के भीतर में लगभग 536 प्रोजेक्ट जो हैं वह वक्त में पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सवाल है, वह प्रोजेक्ट वक्त में पूरा नहीं हो पा रहा, यह सवाल नहीं है। सवाल है उस पर आने वाला जो खर्चा था वो खर्चा बढ़ जाएगा। और दूसरा सवाल है, ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं पूरे हो पा रहे हैं? इन प्रोजेक्ट नहीं पूरे होने की वजह से जान लीजिए, सबसे बड़ी स्थिति है फंड की कमी है, पैसा नहीं है। दूसरी है जो भूमि अधिग्रहण किया गया उसका मुआवजा नहीं दिया दे सके, तो फिर वो भूमि अधिग्रहण भी नहीं हो पा रहा है। तीसरी स्थिति है जो मजदूरों की कमी आई है, सिविल वर्क बेहद धीरे चल रहा है, वजह फंड नहीं है। जी, यह सबसे बड़ी वजहें हैं कि सरकार अपने ही प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रही है। और इन सभी प्रोजेक्ट की कीमत जो थी वह अगर पूरी होती तो वह तकरीबन 21 लाख करोड़ में पूरी होती, लेकिन आज की तारीख में वह लगभग 25.5 लाख करोड़ हो गया है, यानी लगभग 4.5 लाख करोड़ का इजाफा उसमें भी हो गया है।
यानी मिसमैनेजमेंट है, बद इंतजामी है, सिस्टम को नहीं समझ पाने की परिस्थितियां हैं, इकोनॉमी की समझ नहीं है, और ऐसे सब में बीच में कृषि सुधार के नाम पर 3 कानून ले गया है, तो किसान क्या करेगा। और आखिरी बात, किसान की मौत खुदकुशी करते हुए इस देश के भीतर में लगभग हर दूसरे या तीसरे घंटे में होती रही है। यह बीते 10 बरस का सच है। लेकिन आंदोलन करने के वक्त इस देश में हर 16वें घंटे में एक किसान मर रहा है जो दिल्ली की सीमा पर बैठा है। 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है। इससे स्थिति ज्यादा विकट कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि इस देश के भीतर में जीवटता संघर्ष करने की तो जबरदस्त है, लेकिन इस देश के भीतर में गवर्नेंस को चलाने और लोगों से अपनी संवेदनाओं को जोड़ना या फिर कोई सरोकार भी रख पाना शायद इस सरकार के हिस्से में नहीं आता है। तो क्या ऐसे में 8 जनवरी की बैठक, उसके बाद 12 जनवरी, उसके बाद 26 जनवरी आ जाएगी, उसके बाद गणतंत्र बना था भारत। गणतंत्र का मतलब यह है हमारा अपना संविधान है, और उसी संविधान में तो हक का जिक्र है। वो किसानों के हक का जिक्र है, मजदूरों के हक का जिक्र है, एक आम नागरिक के हक की जरूरत है। तो आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट क्या 26 जनवरी को इस देश के संविधान को पलटेगी, उसकी धाराओं को देखेगी और जरा सोचने की कोशिश करेगी कि अगर कोई देश में इस तरीके से संविधान में लिखी गई परिस्थितियों को ही लागू करा पाने में स्टेट विफल है, सरकार विफल है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी को देखेगी? देखना तो चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन बैठक दर बैठक का मतलब यह है सरकार भी जान रही है वह बैठक तोड़ नहीं सकती है। किसान भी जान रहे हैं कि जिंदगी के भीतर में आने वाले वक्त में अगर चीजों को इस देश के भीतर बनाए रखना है तो इस सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता है। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इस देश में सिस्टम जो है, इस देश की किसानी और जमीन से जुड़कर आत्मनिर्भरता का नारा लगे तो अच्छा होगा। हवा में नारा लगे तो शायद वो हवा हवाई होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।